आज के लेक्चर के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकार किस प्रकार से व्यक्तियों को जो दिए जाते हैं उनके संदर्भ थे, जो बहुत सारे 14-15 के संदर्भ में मैंने समझ लिया था। आज का जो लेक्चर हम पढ़े ना, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 16 के संदर्भ में। कि अनुच्छेद जो 16 है वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो देता है अवसर की समानता। यानी अवसर का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जो रोजगार हैं या कोई भी सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, ठीक है, लोगों के हितों के लिए या रोजगार या गारंटी अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो रोजगार के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं सरकार करती है, प्रयोजन देती है, ये सभी जो होते हैं वो अवसर की समानता, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो बात यहाँ आती है कि जो अवसर की समानता का अर्थ यही हुआ कि अगर सरकार कोई भी रोजगार देती है या कोई भी सरकारी प्रोन्नति के लिए जो पद निकालती है, राइट, तो उसके हेतु देखे जाएं तो सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर देती है, सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर देती है। तो उस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 16 जो कहता है वो अवसर की समानता को मतलब डिफाइन किया गया है और इसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो की गई हैं उसके मतलब कि रोजगार के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद जो 16 है, इसका अर्थ आप क्या समझते हो। इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये अनुच्छेद जो है वो अवसर की समानता को महत्व देता है, अवसर की समानता। और अवसर की समानता का मतलब ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति है, ठीक, कोई भी व्यक्ति है किसी भी वर्ग का हो, लेकिन उसे अगर अवसर दिया जा रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसके पास अगर मानदंड जो निर्धारित किए गए हैं, राइट, और मानदंड के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति एलिजिबल है, योग्य है, तो उसे अवसर की समानता से मतलब वंचित नहीं किया जाएगा। उसे अवसर के समान जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से लागू होगी, चाहे वो व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी जात का हो। कोई मतलब नहीं है कि जात पात का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर अवसर जो होंगे, जो व्यवस्थाएं होंगी या कोई रोजगार संबंधित जो फैसले लिए जाएंगे वो एक्चुअली में उनका यही महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो इनको समाहित किए हुए हैं। क्योंकि अवसर के आधार पर आप देखोगे जैसे कार्यालय है, सार्वजनिक मतलब बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, वहाँ भी अगर आप अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से वो समान दृष्टिकोण से सभी पे लागू होंगे। तो ये अवसर की समानता जो है वो सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखती है और हर व्यक्ति तक यह प्रदान करती है कि वो व्यक्ति अगर किसी भी जो वहाँ पे जो नियम या जो मानदंड दिए गए हैं उसके लिए एलिजिबल है, राइट, तो उसे उस चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे वो उस चीज़ के लिए उसे अवसर दिया जाएगा। अब वो अवसर का लाभ उठा पाता है नहीं उठा पाता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसे अवसर दिया जाएगा कि तुम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, तुम इस चीज़ के योग्य हो, तुम इस चीज़ में अपना कोई भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र हो, आप आ सकते हो, राइट। अब अगर आप उस चीज़ में इच्छुक हो तो जाइए, नहीं इच्छुक है तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी यहाँ पर मतलब कि असमानता या कोई ऐसा भेदभाव जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। बस यही अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि जैसे कि कोई भी पद हो या किसी भी पद के लिए जो नागरिक होते हैं उनको अवसर की समानता दी जाती है। अब आप पद तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, चाहे आधिकारिक पद ले लो या आपके राजनीतिक पद ले लो, ओके। तो ये जो पद हैं इन पदों पर जो समानताएं दी जाएंगी या अवसर दिए जाएंगे वो सभी के लिए, भारतीय नागरिकों के सभी के लिए प्राप्त हैं। और अनुच्छेद जो 16 है ये भारतीय नागरिकों के लिए ही है, ठीक, यहाँ पर विदेशियों के लिए प्राप्त नहीं है। विदेशियों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि विदेशी लोग अगर हमारे यहाँ पर पदों पर आएंगे या हमारे अगर शिक्षाओं में अगर वो मतलब कि इन्वॉल्व होने लगेंगे और वो शिक्षा संस्थानों में अपना फार्म डालेंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इसमें सक्सेस होंगे, तो वो देश की प्रशासन व्यवस्था को संभालने लगेंगे। तो इसलिए अनुच्छेद 16 जो है विदेशियों को नहीं दिया गया है, केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। और भारतीय लोगों को, हर व्यक्ति को, अगर वो उस मानदंड के आधार पर अगर वो किसी भी पद है, चाहे वो आधिकारिक हो चाहे राजनीतिक हो, राइट, अगर जो मानदंड दिए गए हैं या जो वहाँ पर
कुछ प्रावधान किए गए हैं कि आपको इसके पास मतलब ये चीज़ें दी गई हैं कि आप कोई एलिजिबल या मतलब कि कोई आपके पास एलिजिबिलिटी दी गई है, राइट। अगर वो उस चीज़ में आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 16 के तहत आपको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात करता है। तो इस चीज़ को लेकर के अगर आप देखोगे, थोड़ा अगर इतिहास उठाया जाए इसका, तो इतिहास पर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 जो है, पहले आप देखोगे कि हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस समय भी देखा जाए तो लोगों के साथ में अगर उनको दिया जाता था तो व्यवस्थाएं उनको भी दी जाती थी, उच्च उच्च पदों पर दी जाती थी। तो अकबर की आप बात कर लो, ठीक। अकबर जो था वो एक्चुअली में चयनित के आधार पर व्यवस्थाएं करता था, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर किसी पद के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। तो वो पद जो होते थे, तो वो आप देखोगे उसकी जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी अकबर की, तो उसमें जो व्यवस्थाएं किया करती थे, तो वहाँ पर जो लोग चुने जाते थे वो उनकी शिक्षा के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर चुने जाते थे, राइट। तो ये उनकी अवसर सभी को दिया जाता था। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में अगर आप काफ़ी निपुण हैं या आपके अंदर कुछ ऐसी उत्कृष्टता है या आप किसी क्षेत्र में काफ़ी डेवलप किए हुए हैं अपने आप को, तो उसे अवसर दिया जाता है। तो वहाँ भेदभाव नहीं था। तो अकबर जैसी जो महान राजा रहे हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की प्रणालियाँ लागू की थी जनता के हितों के लिए, जनता को एक समान रूप से देखने के लिए। तो ये निरंतर जो हमारे देश की व्यवस्थाएं रही उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो लोगों के सुधारात्मक प्रयास करने के लिए, राइट, साथ साथ उनको उच्च पदों पर बैठाने के लिए निरंतर प्रयास रहे हैं। और इस क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अपना एक भूमिका रही है, राइट। बिना शिक्षा के कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता है, ओके। और शिक्षा के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति महान बनता है तो उसके पास कुछ अपनी आंतरिक अभिक्षमता है, तो उस आधार पर भी बन जाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ अब समय के अनुसार शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट तत्व बन जाता है इस चीज़ में। तो अवसर की समानता यही कहती है कि हर व्यक्ति को वो अगर उस चीज़ के लिए पात्र है या उस चीज़ के जो मानदंड जो निर्धारित किए गए हैं, अगर उस चीज़ में अगर वो निश्चित रूप से फॉलो कर लेता है तो वो अवसर की समानता के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, पात्र हो जाएगा, उसे वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इससे संदर्भित देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो उसके प्रयोजन दिए गए थे, तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो इसकी शुरुआत किस आधार पर हुई, एक अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 एकदम बात तो यह है कि मूल संविधान में इसको निहित किया गया है। तो इसके संदर्भ में आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक प्रकार का देखा जाए तो बड़ व्यवस्था पर आधारित रहा है, और आज भी देखा जाए तो बड़ व्यवस्थाई जैसी व्यवस्थाएं आज भी हैं। क्योंकि देखा जाए तो आप देखोगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, तो ये भी जो कास्ट की जो कैटेगरीज की गई है वो एक प्रकार की आप समझ सकते हो बड़ व्यवस्थाई जैसी हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखते हो कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सवर्ण हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उच्च हैं, काफ़ी निम्न लोग हैं, किन्हीं की आर्थिक स्थिति खराब है या किसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, राइट, और काफ़ी परिस्थितियों से मतलब निकल गए हैं, और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, राइट। तो यहाँ पर जो लोग है ना, समाज एक समान रूप से तो है नहीं, विविधतापूर्ण समाज है, असंतुलन बना हुआ है समाज में। तो उनको अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो उनको समान रूप से देखा जाएगा, राइट। उनको इस दृष्टिकोण से समान रूप से देखा जाएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर देखा जाए तो उनके उत्थान के लिए निरंतर सरकार कुछ विशेष वर्गों के लिए या विशेष लोगों के लिए अलग से प्रयोजन देती है, अलग से सुविधाएं देती है, ताकि ये लोग अपनी बौद्धिक विकास, राइट, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास कर सकें और शैक्षणिक विकास भी कर सकें, ठीक। तो शिक्षा के आधार पर, समाज के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, इन आधारों पर जो है सरकार जो होती है वो भेदभाव कर लेती है। वो भेदभाव इसलिए करती है क्योंकि सरकार को सभी को देखना पड़ता है, और सभी को जब देखती है तो सरकार सभी एक रूप से एक समान होते हैं। सरकार की दृष्टिकोण में या सरकार की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। लेकिन एक समान जब समाज सरकार को नहीं दिखता है, ठीक, या वो आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकार को एक समान नहीं दिखता है, तो आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ विशेष वर्ग जो लोग काफ़ी मतलब कि संसाधनों से या आर्थिक संसाधनों से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए क्या करती है, अलग से प्रयोजन या व्यवस्थाएं निर्धारित करती है, अलग से आयोगों को स्थापित करती है,
और यही आयोग जो होते हैं उनको आगे विकास करने के लिए, उनके आंतरिक विकास या बाहरी विकास को डेवलप करने के लिए निश्चित रूप से विधियां जो होते हैं सरकार को डेवलप देते रहते हैं, अपनी संकेत सूचियां देते रहते हैं, ताकि सरकार जो है उन पर नई नई विधियां बनाकर अलग से प्रयोजन दे सके, सुख सुविधाएं दे सके, राइट। तो ये व्यवस्थाएं जो होती हैं सरकार करती है। अब बात हम ये करते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारा जो समाज पहले रहा है, पहले समाज की स्थिति देखी जाए तो इतना डेवलप नहीं था, राइट। तो इससे पहले जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि SC ST कैटेगरी के हम ले लेते हैं, जनरल OBC की हम बात नहीं करेंगे। SC ST कैटेगरी के जो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, और जंगलों में जो लोग रहते थे, राइट, तो इसमें थे कुछ लोग जो जानकार ही नहीं थे, जो जानकार नहीं थे, काफ़ी मतलब बुद्धू थे। तो वो लोग जो थे, देखा जाए तो पहाड़ी जो क्षेत्र थे, पहाड़ियों की क्षेत्र है, उधर शिफ्ट हो गए, राइट। और जो कुछ लोग थे इसी में से वो जागरूक थे, कुछ लोग थे वो जागरूक थे। तो वो जागरूक थे तो वो अपनी मांग करने लगे थे, राइट, अपनी मांग करने लगे थे। तो इनको लेकर के SC और SC और ST कैटेगरी में जो लोग हुआ करते थे, जो काफ़ी बुद्धिमान लोग थे, ठीक, तो उनके लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं पहले से कर रखी थी, वो कर रखी थी 23% आरक्षण की, ठीक है। एक की 13% कर रखी थी SC वर्ग की, और ST वर्ग की थी वो 10% थी। तो 13-10% जो थी वो लगभग 23% टोटल था, ओके। और ये सभी SC ST कैटेगरी के लिए नहीं था, क्योंकि उस समय देखा जाए तो कुछ लोग जो थे, जो जागरूक नहीं थे, वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। तो उनके लिए सरकार ने, आप देखा हो कि उस समय जब वो सर्वे हुआ था, तो सर्वे में उस समय जो लोग मतलब सर्वे में आ गए थे, उनके लिए प्रावधान कर दिया गया था 13% 10% का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं पहले से ही थी। अब बात ये आती है कि आरक्षण की जो व्यवस्थाएं आप देखोगे जो सरकार करती है, वो किन आधारों पे करती है। क्योंकि आप देखोगे कि 100% कोई चीज़ है, ठीक। अब यहाँ पर सभी को एक समान रूप से फार्म डालने चाहिए, सभी को फार्म डालने चाहिए 100% पे। अब सरकार भी इसमें भी भेदभाव कर लेती है, इसमें भी भेदभाव कर लेती है। वो भेदभाव आरक्षण पे आप देखोगे, आरक्षण एक प्रकार का भेदभाव ही तो करना है, आरक्षण भेदभाव करना है। क्योंकि आप देखोगे OBC को कितना परसेंट देती है, 27% देती है। इसके बाद देखा जाए तो ये 13% पहले और 10% ये था, तो 13-10-23, ठीक, 50%। इस प्रकार से ये पूरा देखा जाए तो एक डाटा था, ठीक है। ये आरक्षण का डाटा था, पहले था, लेकिन अब इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया इन SC ST को लेकर, लेकिन OBC का अभी भी बरकरार है, 27% ही है, ओके। तो ये OBC की जो व्यवस्थाएं थी, OBC है चाहे SC हो या ST हो, अब इनको लेकर के अलग से प्रावधान किया गया आरक्षण की, क्योंकि ये 100% है। और 100% में आप देखोगे जो आरक्षण की सुविधाएं हैं, उसमें से OBC की 27% है, 13%, 10% पहले की गई थी, ओके। तो अब इसमें से 50% तो ये हो गए, इनका अलग से प्रावधान है। अब इसी में देखो, अब ये 100 है, कोई चीज़ 100 है, ठीक, 100% है, तो 100% में 50% तो आरक्षण की सुविधाएं इनको दी गई। अब जो 50% है, तो इसमें सभी की सुख सुविधाएं थी, राइट। तो इनको अलग से आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, वो 100% तो है ही, लेकिन इनमें से अलग से ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो 27% है SC ST % है, इनके उत्थान के लिए की गई है, अलग से सुविधा है ये 100% में से अलग से, ओके। तो ये किन बेस पर की गई, किन कंडीशन पे की गई है, ये कंडीशन वहां पर अगर देखी जाए तो इनकी स्थिति जो थी वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ी हुई थी। आर्थिक स्थिति पर यहां नहीं देखा गया था, सामाजिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में। यानी कि समाज में, अगर समाज में देख रहे हो कि जात आधार पर समाज किस प्रकार का विभाजित है, तो समाज के दृष्टिकोण से ये है, जैसे OBC ST वर्ग। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, कि यहाँ के लोगों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, या ये शिक्षा में किस प्रकार से ये पिछड़े हुए हैं, इन आधार पे इनको आरक्षण की व्यवस्था दी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, ओके। तो इनका पूरा एक डाटाबेस जो तैयार किया गया है, वो उसके लिए फिर एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती है, उसके बाद हम थोड़ा समझाते हैं, ओके। तो आप देखो वही चीज समझ लो पहले, जैसे एक मिनट, इसके बारे में अगर समझना है तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो इसके लिए एक आयोग बैठक है। देखो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके पहले देखो
1979 में अगर बात की जाए तो 1979 में इससे संदर्भित जो एक संसद के सदस्य थे वो कौन थे? बीपी मंडल, एक बीपी सिंह थे, राइट। तो ये संसद के सदस्य थे, बीपी सिंह सदस्य, संसद के सदस्य थे। इन्हीं के अध्यक्ष, ये जब अध्यक्ष बनाए गए किसके? ये अध्यक्ष बने थे मंडल आयोग के। और जो 1979 में एक मंडल आयोग जो गठित किया गया था, इसी मंडल आयोग की अध्यक्षता जो की थी वो की थी बीपी सिंह ने, राइट। किसने की थी? बीपी सिंह ने। तो ये उस समय सरकार जो देखी जाए वो थी मोरारजी देसाई की सरकार। और मोरारजी देसाई की सरकार में इनकी अध्यक्षता में वहाँ मोरारजी की सरकार थी, राइट। और ये जनता दल था उस समय, जनता पार्टी, तो इसी की ही सरकार थी। तो इनकी सरकार में वहाँ पर 1979 में क्या हुआ कि जब बीपी मंडल एक जो आयोग था इसे गठित किया गया। और आयोग जब गठित किया गया तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इन्होंने की थी बीपी सिंह ने। तो इसने फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1980 को, ठीक। तो इसे आप समझना है कि उस समय देखा जाए तो उसमें देखा जाए तो उस समय अगर आप देखोगे मंडल आयोग जो था इसने क्या काम किया कि देश में विद्वान जो विभिन्न जातियां हैं, देश में जितनी जातियां हैं या समुदाय हैं, राइट, जो समुदाय हैं या जो समुदाय के लोग हैं वो शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं, उनकी पहचान करने से संदर्भित ये मंडल आयोग अध्यक्ष मतलब कि गठित किया गया था। ओके, तो मंडल आयोग जो गठित किया गया था इसका कार्य यही था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, यहाँ पर कैटेगरी की बात नहीं थी, सुनना मेरी बात को, जो देश में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनकी पहचान करना था, ठीक है। और उनकी पहचान करने के बाद उन पर सलाह भी देना था। तो मंडल आयोग ने 1980 में जब रिपोर्ट दी तो इसमें से इसने ओबीसी पर काम किया और ओबीसी की 43 यानी कि 3743 जाति की पहचान की, राइट। कितने की? 3743 जाति की पहचान की। और ये जो जातियां थीं ये संपूर्ण जनसंख्या का 52% थी। कितना? 52%। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी की जो जनजाति, ओबीसी में जो जाति है, ओबीसी कैटेगरी है, इसमें आने वाली जितनी जातियां थी वो जातियां थी 3743। और ये जातियां की जो जनसंख्या है, ये जातियों की जो जनसंख्या है वो संपूर्ण जनसंख्या का 52% है। ओके, और इसमें SC ST है उनको नहीं शामिल किया गया था, 52% है। लेकिन अब इनको देखो 52% जनसंख्या है और आरक्षण कितना है? 27%। आरक्षण कितना है? 27% है। तो ऐसा मत समझना कि इस आरक्षण जो परसेंटेज के आधार पर दिया जाता है, परसेंटेज के आधार पर नहीं दिया जाता है, वो उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दिशा है उनके आधार पर दिया जाता है। क्योंकि इसमें क्रीमी लेयर जो होते हैं ओबीसी में उनको बाहर रखा है और 52% में तो क्रीमी लेयर भी देखो कहीं ना कहीं पहले आ जाते थे, अब क्रीमी लेयर को बाहर कर दिया गया था, राइट। वो हम बताएंगे कब किया गया था, ठीक। तो 27% का केवल आरक्षण दिया गया है इसमें। अब ये जनसंख्या तो 52% है, अब इसका आरक्षण 27% है। अब ये दिया कब गया था हम वो आगे बताएंगे, संपूर्ण जनसंख्या। अब इस पे जानकारी, डाटा जुटाया गया और सबको जांच हुई, राइट। तो 27% आरक्षण की, सुनना मेरी बात, 27% आरक्षण की इसमें बात की गई। क्यों? उस समय अगर देखा जाए तो जो बीपी मंडल थे, बीपी सिंह थे, उन्होंने आरक्षण की बात जो की थी वो की थी 27% की। कितने की थी? 27% आरक्षण की बात की थी। और इससे पहले 23% जो आरक्षण था ऑलरेडी था SC और ST कैटेगरी को, ये ऑलरेडी आरक्षण था। तो इस हिसाब से 50% आरक्षण की बात हुई थी, 50% आरक्षण की बात हुई थी 1980 में। और उस समय कौन सी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। और मोरारजी देसाई की सरकार में जब आयोग ने सिफारिश की आरक्षण की तो मोरारजी देसाई की सरकार ने इस चीज को लेकर के मना कर दिया,
ठीक, इस चीज को मना कर दिया कि हम आरक्षण 70% नहीं देंगे। ओके, तो इस चीज को लेकर के क्या किया था, इन्होंने मना कर दिया था। तो अब क्या हुआ कि जब 10 साल तक 10 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई, फिर इनकी सरकार आई थी बीपी सिंह की। तो बीपी सिंह की 1990 में सरकार आई। जब बीपी सिंह की 1990 में सरकार आई तो इन्होंने मंडल आयोग जो था, जो इन्होंने 1979 में दिया था, 1980 में सिफारिशें की थी, तो मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी 27% आरक्षण की और 23% की। ओके, 27% की आरक्षण थी, ये तो ऑलरेडी ही था, और 50% आरक्षण से ऊपर की बात नहीं थी। तो 27 और 23, ठीक, इसको बरकरार देखा जाएगा, इंदिरा साहनी फैसले में लिया जाता है, अभी हम आपको क्लियर करेंगे उस चीज को लेकर। तो 27 और 23 ये पूरा मतलब कि ये जो देखा जाए, अभी हम बताते हैं, देखो 27% और 23%, तो ये पूरा कितना था, 50%। तो 50% जो आरक्षण है वो आरक्षण को लेकर प्रावधान किया गया था, और इसमें बीपी सिंह 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर ये उस चीज में मान लिया गया था। बीपी सिंह सरकार थी, उस सरकार में 50% का जो आरक्षण था उस पर सहमति उन्होंने जताई थी कि ठीक है 70% हम आरक्षण रखते हैं और 23% उसका रखते हैं। तो इस आधार पर सिफारिश को मान लिया गया था। ठीक, और जैसे 1991 में, 90 के बाद 91 में सरकार बदल गई, और सरकार जैसी बदली किसकी आ गई, पीबी नरसिम्हा राव की। किसकी आई, पीबी नरसिम्हा राव। पीबी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो 27% आरक्षण था, सुनना ध्यान से, जो 27% आरक्षण था इसमें कुछ बदलाव किया गया। इन्होंने क्या किया, 27% आरक्षण तो रखा, 27% आरक्षण रखा, लेकिन उन्होंने ओबीसी के सभी जो लोग हैं या सभी जातियां हैं उनके लिए इन्होंने इस बात को लेकर के सहमति नहीं जताई। इन्होंने क्या किया, जो 27% आरक्षण जो बीपी मंडल के जो सरकार में एक्सेप्ट कर लिया गया था, इन्होंने इसमें संशोधन किया। इसमें क्या उन्होंने संशोधन किया, जो 27% आरक्षण है, ये जो 27% आरक्षण है, इसमें जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ओके, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें देने की बात की गई थी। 27% हम आरक्षण तो देंगे, इसमें 1991 में पीबी नरसिम्हा राव की सरकार में यही बात हुई कि हम 27% आरक्षण तो देंगे, लेकिन ये 27% जो आरक्षण होगा ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोगों के दिए जाएंगे, जो ओबीसी में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से ओबीसी में कोई समृद्ध लोग हैं तो उनको हम 27% आरक्षण में शामिल नहीं करेंगे, ये बात इसमें कही गई थी। ठीक है, और दूसरी बात इसी के अंतर्गत कही गई थी कि जो, चलिए इसमें और बात भी कही गई थी, दो बातें कही गई थी। एक पहली बात तो इसमें पीबी नरसिम्हा राव, जब ये 1991 में सरकार आई तो जो 1990 में जो आरक्षण का प्रावधान जो 27% ओबीसी के लिए किया गया था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक, और अब बात यह आती है कि पीबी नरसिम्हा राव जब सरकार आई तो इसने ओबीसी का जो आरक्षण था 27% ये तो बरकरार रखा, लेकिन इसमें इन्होंने संशोधन किया कि जो ओबीसी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें ओबीसी में 27% आरक्षण दिया जाएगा। इनका मतलब ये था कि अब 27% ओबीसी के सभी लोगों को आरक्षण नहीं देंगे। सभी जातियां हो सकती हैं सभी, लेकिन आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े नहीं हैं उन्हें हम आरक्षण 27% के अंतर्गत नहीं देंगे। हम ओबीसी के वो व्यक्तियों को आरक्षण देंगे जो 27% में आते हैं और वो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, उनको हम देने की बात करेंगे। तीसरी बात इसी में इन्होंने कही 10% उच्च लोगों को, 10% हम उच्च लोगों को देंगे। सुनना, उच्च लोगों का मतलब यहां क्या हुआ कि ये उच्च लोग कौन थे, सवर्ण लोग, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के आते थे। ओके, तो उनको 10% आरक्षण की बात की गई थी आर्थिक आधार पर जो पिछड़े लोग हैं,
आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं जनरल कैटेगरी में, उनको 10% की आरक्षण की बात की गई। अब बात यहाँ सुनना, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, जब वो बीपी मंडल जो सदस्य थे, उनका जो आयोग था, उसने वहां पर देखा जाए तो कितना परसेंट रखा गया था, 50%। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ कि 27% ओबीसी को है ही, ओके, 23% SC एसटी कैटेगरी को है, और 10% अगर ये आ जाता है तो इस आधार पर ये 60% बन जाता है। तो अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट को जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ कि उस समय देखा जाए तो ये जो 10% की व्यवस्था थी, 10% की व्यवस्था थी, इसको खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये 10% वाली जो व्यवस्था की गई थी, जो उच्च लोगों के आर्थिक आधार पर, मतलब कि जो आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर हैं, उच्च लोग हैं, या मतलब जनरल कैटेगरी के हैं, आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, तो उनको 10% के आरक्षण थे। ठीक है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय खारिज कर दिया, क्योंकि उस समय देखा जाए तो जो कोटा था वो 50% से ऊपर हो रहा था, और 50% सरकार को रखना था। तो अब वो 50% से ऊपर हो रहा है, तो अब ये देखा जाए तो निश्चित रूप से 60 हो गया। तो अब इसको चुनौती दी गई। ठीक, तो उस समय देखा जाए जो चुनौती दी गई थी, इंदिरा साहनी जो फैसला था, इंदिरा साहनी मामला था 1992। तो 1992 में आप देखोगे तो इंदिरा साहनी फैसले में देखा जाए तो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, आरक्षण की जो व्यवस्था की गई वो 50% रख दी गई कि अब 50% से ऊपर हो ही नहीं सकता है। 50% से 1% नहीं बढ़ने देंगे, 1% नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें फैसला सुनाए थे। देखो अभी हम बताते हैं। ठीक है, इसमें 50% रख देगी कंप्लीट। फिर इसके बाद इसमें क्रीमी लेयर की भी बात आई थी। क्रीमी लेयर की देखा जाए तो ओबीसी के ऐसे लोग होते हैं जिनकी कम से कम आय अब वर्तमान में जो है 8 लाख से ऊपर है, तो उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत डाल लेते हैं। ओबीसी के, केवल ओबीसी के। तो ये भी एक अपवाद है, आप देख सकते हो, जो अवसर की समानता है उसके तहत अपवादित है, क्योंकि इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ओबीसी के जिनके पास 8 लाख रुपए वार्षिक है, उन्हें आरक्षण की सुविधा ही नहीं है। ओबीसी में, वो ओबीसी में है, उन्हें आरक्षण की सुविधा है नहीं, राइट। क्योंकि यहाँ आप देखो ना, यहाँ 27% जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 27% आरक्षण किया गया था ओबीसी में, और उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए है इसमें। तो यहाँ तो आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं है, क्योंकि इनके पास देखो कितना इनकम आ रही है, 8 लाख रुपए ये वार्षिक कमाते हैं। तो फिर इन्हें ओबीसी में इनको नहीं रखा गया, इनको बाहर कर दिया गया। और ये व्यवस्था जो की गई थी, ये इंदिरा साहनी फैसला जो था 1992 में, ये यहाँ कंप्लीट कर दी गई। ठीक, अब इससे पहले भी एक जजमेंट आता है, इससे पहले एक जजमेंट आता है, वो आता है, आपने सुनाओ शाहबानो केस, एक शाहबानो केस भी आता है शायद, साहब इससे पहले नहीं, शायद इसी के समय आता है, लगा है शाहबानो केस। तो शाहबानो जो केस फैसला था, तो शाहबानो में व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके की देखो, सुप्रीम कोर्ट ने काफी निर्णायक फैसले लिए। निर्णायक फैसले क्या लिए इसमें? फैसले ये लिए कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें सबसे पहले ये है कि जो 27% आरक्षण था, पहली व्यवस्था इसमें की गई, जो 27% आरक्षण था, इसमें जो ओबीसी के लोग हैं जो काफी पिछड़े हैं, जो काफी पिछड़े हैं आर्थिक स्थिति से, राइट। तो इस चीज को बरकरार रखा, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये फैसला लिया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, राइट। दूसरा फैसला है, दूसरा जो निर्णय लिया था वो लिया था आरक्षण जो है, सुनना मेरी बात, दूसरा इसमें लिया गया था जो आरक्षण है, वो आरक्षण जो रहेगा वो नियुक्ति तक रहेगा सीमित, यानी का आरक्षण जो है वो नियुक्ति तक रहेगा। नियुक्ति का तक मतलब का ये है कि जो आरक्षण की सुविधा हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो सुविधा हम दे रहे हैं, वो नियुक्ति तक रहेगा। यानी कि हम किसी को नियुक्त कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसे आरक्षण मिल गया, ठीक, उसे सुख सुविधाएं मिल गई, आरक्षण मिल गया, इसके आगे नहीं।
इसके आगे नहीं। इसके आगे का मतलब ये हुआ कि उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जाएगी, ठीक, उन्हें प्रमोशन या प्रमोशन जिसे बोलते हैं उसे प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने इस समय दूसरी फैसला जो लिया था, इसमें आरक्षण की नियुक्ति को लेकर के इन्होंने बात कही, और जो प्रमोशन की जो बात हुई, राइट, प्रमोशन है, इसको इन्होंने रोक रखा कि प्रमोशन नहीं किया जाएगा। तो प्रमोशन के आधार पर इन्होंने रोक लगा दी थी, राइट। अब तीसरी बात इन्होंने एक और कही, तीसरी बात कही कि SC/ST जो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक, SC/ST कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें 1997 तक प्रमोशन की सुविधा दी जाएगी। अब देखो यहाँ फिर बात कर दिया, तो इन्होंने SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी प्रमोशन की इन्होंने बात कह दी। प्रमोशन को लेकर के इन्होंने SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनको प्रमोशन की सुविधा दी 1997 तक। 1997 तक SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। चौथी बात इन्होंने कही, विशेष परिस्थिति के आधार पर, यानी कि विशेष परिस्थिति को छोड़कर ना, विशेष परिस्थिति को छोड़कर जो आरक्षण की सुविधा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। हाँ, कोई ऐसी समस्या आ जाए, ज़्यादा परिस्थिति है, ठीक है, और वो समाज पिछड़ रहा है, ज़्यादा ही कुछ परिस्थितियां हैं, तो बात अलग है, विशेष परिस्थितियों की बात है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं मिलती है तो 50% से आरक्षण से ऊपर सुविधा नहीं दी जाएगी, ओके, नहीं दी जाएगी। ये बात हुई है, ये साबानो केस में ये भी बात हुई, इंदिरा साहनी फैसले में तो हुई थी, अब साबानो केस में भी ये बात हुई इंदिरा साहनी के साथ साथ, राइट। तो 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये बात की गई थी। पांचवी एक बात और की गई थी, बैकलॉग। जो बैकलॉग है भर्ती, यानी कि बैकलॉग का मतलब ये हुआ कि अतिरिक्त भविष्य में जो पद खाली हो जाते हैं, भविष्य में जो पद खाली हो जाते हैं उनको लेकर के जो सरकार होती हैं वो भर्ती कर सकती हैं या उन्हें प्रोन्नति दे सकती हैं। लेकिन वो देखा जाए तो इस समय आप अगर देखोगे तो प्रोन्नति के मतलब के आधार पर था पहले। भविष्य में जैसे कि कोई पद खाली होता है, ठीक, तो वो राज्य सरकारें भर सकती हैं, तो बैकलॉग की व्यवस्था की गई थी उस टाइम पर। जैसे बड़े पद हैं, बहुत बड़े बड़े पद हैं, अगर वो खाली होते हैं तो उन्हें भर्ती करने की बात की गई थी, ठीक है। अब इन चीजों के लिए, इन सभी व्यवस्थाओं के लिए अगर आप देखोगे, एक गैर विधायी स्थायी कमेटी बैठी थी। इसके लिए एक गैर विधायी स्थायी कमेटी, इन सभी को जांच करने के लिए, जानकारी रखने के लिए, डाटा जुटाने के लिए, किसको बाहर निकालना है, मतलब आरक्षण से संबंधित ये कमेटी थी, गैर विधायी स्थायी कमेटी। इसका कार्य यही था कि किन व्यक्तियों को आरक्षण में लेना है, किन्हें बाहर निकालना है, किन की जांच करना है, कैसा क्या करना है, ये सब डाटा जुटाने के लिए एक गैर विधायी स्थायी कमेटी बैठी थी, ओके। तो और ये सिर्फ काम किस पे करती थी? ओबीसी पर, ठीक, ओबीसी पर काम करती थी। ओबीसी में किन कास्ट को लेना है, किसे शामिल करना, किसे बाहर निकालना है, ओके, इससे संदर्भित थी, ठीक, इससे संदर्भित ये व्यवस्थाएं थी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए 1993 में क्या हुआ, एक रामनंदन कमेटी बैठी, और ये रामनंदन जो कमेटी थी, ठीक, इस कमेटी ने क्या किया, क्रीमी लेयर, क्योंकि इंदिरा साहनी फैसले में क्या बात हो गई थी, इंदिरा साहनी फैसले में तो दो बातें बहुत मुख्य थी, 50% से आरक्षण ऊपर नहीं होगा, दूसरी बात क्रीमी लेयर से संदर्भित जो शब्द आया था वो इसी में आया था इंदिरा साहनी फैसले में, तो दो शब्द आए थे इसमें, 50% से आरक्षण की सुविधा दी जाएगी, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, दूसरी बात क्रीमी लेयर की पहचान की जाएगी। तो इससे संदर्भित, क्रीमी लेयर से संदर्भित जो रामनंदन कमेटी फिर बैठी 1993 में,
इसने क्रीमी लेयर की पहचान की। और क्रीमी लेयर का अर्थ ये हुआ कि ओबीसी में ऐसे वर्ग थे, ओबीसी में ऐसे लोग जो जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उस समय 8 लाख नहीं थी, बहुत कम थी, ठीक है। तो अब 8 लाख हो गई, 6 लाख थी, फिर उससे पहले और भी थी, कम थी। तो फिर आप धीरे धीरे ये भी परिवर्तित होती रहती है, ये स्थायी नहीं है। तो ये 8 लाख है अब वर्तमान में है, ठीक है। तो 8 लाख से जिनकी इनकम आय ज़्यादा है उन्हें 27% जो आरक्षण दिया जाता है, 27% जो आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण के तहत इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा जिनकी आय 8 लाख से ऊपर है, इनकम है। अब इसे समय समय पर बदलाव होता रहता है, 6 लाख था फिर 8 लाख हो गई, अब 13 लाख हो जाएगी कभी, ठीक। तो ऐसे परिवर्तन सरकार करती रहती है 2 साल में, ये 2 साल में बदलता रहता है, ठीक है। तो 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये जो था इसी के अंतर्गत शामिल किया गया था कि 27% जो आरक्षण है वो इनको नहीं दिया जाएगा जो 8 लाख की जिनकी आय 8 लाख से ऊपर है। तो इनकी पहचान की गई थी, ठीक। अब बात हम करते हैं कि 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1995, 71वां संविधान संशोधन 1995, इस पर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे एक बात कही है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें बात की गई आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की जो व्यवस्था थी, ठीक, आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो प्रमोशन की खत्म कर दिया था उसमें, ठीक। आरक्षण की व्यवस्था में जो प्रमोशन था इसमें खत्म कर दिया। जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसमें जो प्रमोशन था, क्योंकि मैंने आपको वही बताया था पिछली जो प्रमोशन था वो किन आधारों पे था, जो 1997 लेकर था, ठीक, प्रमोशन की, तो वो ऑलरेडी खत्म कर दिया, 95 में ही उसको खत्म कर दिया। प्रमोशन की जो व्यवस्था थी तो वो प्रमोशन जो था वो 71वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ था, उसमें आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसका जो प्रमोशन था उसमें उसे खत्म कर दिया। और इसमें व्यवस्था जोड़ी गई कि राज्य को व्यवस्थाएं दी गई। फिर इसमें राज्य को क्या दिया गया था कि राज्य सरकारें जो हैं वो एससी और एसटी कैटेगरी को, सुनना, एससी और एसटी कैटेगरी के लोग जो पिछड़े हैं वो राज्य सरकार जो है आरक्षण में प्रमोशन कर सकती है। मतलब कि सभी को प्रमोशन से हटा दिया गया था और ये व्यवस्था पहले ही खत्म कर दी गई थी और 1997 तक उनके लिए जारी की गई थी। अब इसे यहाँ से खत्म करके, सुनना, यहाँ से खत्म करके इसे आगे बढ़ा दिया गया और वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए वो कर दिया गया था, एससी राज्यों को दे दिया गया कि राज्य जो हैं वो एससी और एसटी कैटेगरी को, ओके, एससी और एसटी कैटेगरी को क्या दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं और आरक्षण में प्रमोशन कर सकते हैं, आरक्षण में प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था की गई। इसके बाद 85वां संविधान संशोधन आया। इसके पहले एक संशोधन और देख लो, 77वां, तो यही 77वां संविधान संशोधन था। तो 77वां संविधान संशोधन जो था उसमें अनुच्छेद 4A 16 जोड़ा गया, ठीक। और इसके अंतर्गत व्यवस्था जो की गई थी वो ये की गई कि एससी एसटी जो कैटेगरी की जो प्रोन्नति के मामले में, ठीक, एससी और एसटी और एससी जो कैटेगरी है इनकी जो प्रोन्नति है यानी प्रमोशन, ठीक, प्रोन्नति के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था 1971 वाला, सुनना, ये वाला जो मैंने आपको बताया है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको निरस्त कर दिया गया सरकार ने, उससे क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और इसके बाद फिर एक जोड़ा गया, ठीक, फिर व्यवस्था की गई कि इसे निरस्त किया गया था कब, 77वां संविधान संशोधन हुआ था 4A, यहाँ पर सरकारी नौकरी में प्रोन्नति के मामले में, प्रोन्नति के मामले में नहीं, ये वाला निरस्त नहीं किया था, इसे स्थायी बनाए रखा गया, एससी एसटी कैटेगरी को स्थायी बनाए रखा गया था, ठीक है। जो प्रोन्नति के मामले में और भी जो फैसले लिए गए थे उनको जो निर्णय था उनको इसमें समाप्त कर दिया गया था 4A में,
और 4A में प्रोन्नति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उनको निरस्त किया गया था। ओके, ये चीजें आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद 2 संशोधन और हुए, 2 संशोधन और हुए, और 2 संशोधन जो हुए हैं उसमें जो संशोधन हुआ था वो 4B जोड़ा गया। ठीक, 4B जोड़ा गया, और इसे समाप्त करके 4A में एक प्रावधान और किया गया था। वो आप देखोगे कि 50वां संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन हुआ था। पहले, इससे पहले 4E आप समझ लो, 4B जो है वो 81वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, और 81वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 4B जोड़ा गया, और 4B में व्यवस्था की गई बैकलॉग को भरने की। बैकलॉग जानते हो कि भविष्य में जो पद खाली होते हैं उनको राज्य सरकारें भरती हैं। ठीक है, तो बैकलॉग की जो व्यवस्था थी उसको प्रमोशन, आज अब तो बैकलॉग शायद रहा नहीं, तो बैकलॉग की व्यवस्था जो थी उसको भरने के लिए 4B जोड़ा गया था। ठीक, 81वां संविधान संशोधन। इसके बाद एक 50वां संविधान संशोधन और हुआ, और 50वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 में जब 50वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके अंतर्गत जो SC ST कैटेगरी को जो प्रमोशन है, ठीक, SC ST कैटेगरी को जो प्रमोशन जो 71वां संविधान संशोधन में दिया गया था, उसमें क्या किया गया कि वरिष्ठता के आधार पर दिया गया। वरिष्ठता का मतलब ये हुआ कि SC ST कैटेगरी में जो प्रोन्नति, जिनका प्रमोशन होगा वो वरिष्ठता का होगा, सीनियरिटी, यानी कि मतलब वरिष्ठता का मतलब अगर जो व्यक्ति उच्च पद पर जाएगा, भले ही वो SC ST कैटेगरी को, वो वरिष्ठ होना चाहिए, मतलब कि एजेड होना चाहिए, मतलब कि ऐसा यंग नहीं होना चाहिए, वो एजेड होना चाहिए। तो वरिष्ठता या वरिष्ठता के आधार पर देख सकते हो। इसी में एक इकाई और डाल सकते हो, जैसे कि उच्च पद पर है, ठीक, दूसरी बात उच्च पद पर है, ठीक है, तो वो वरिष्ठ है, तो उस आधार पर भी उसको प्रोन्नति दी जा सकती है। तो यहां पर ये डिसीजन लिया गया था कि वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को SC ST कैटेगरी में प्रमोशन होगा। ये 50वां संविधान संशोधन जब 2001 में हुआ था तो ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिटी कर दी थी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए, अब अगर जैसे 16(4) अगर देखना चाहो तो 16(4) में भी एक प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद जो 16(4) है, 16(4) सब क्लाउज, तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकारें हैं वो राज्यों के लिए, सभी पिछड़ा वर्गों के लिए, ठीक, नियुक्ति पद मतलब कि आरक्षण कर सकती है, यानी कि पिछड़ा होना चाहिए, किसी भी वर्ग का हो। लेकिन 4A है, उसमें SC ST कैटेगरी को रखा गया था। तो अनुच्छेद जो 16(4) है इसमें था कोई भी हो सकता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग, पिछड़े होने चाहिए, यानी कि वो पिछड़े कितने सामाजिक शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े लोग हैं, तो उनके लिए नियुक्ति का प्रावधान है वो राज्य कर सकती है। 16(4) के तहत ये प्रावधान किया गया था स्पष्ट रूप से। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो संशोधन है ये स्पष्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़े फैसले हैं उनको थोड़ा समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम समझेंगे इंदिरा साहनी 1992 में आया था इंदिरा साहनी फैसला, ठीक है। तो इसमें एक बात और कही गई थी, अगर आप समझो तो इसमें कहा गया था प्रोन्नति में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे शून्य करार दिया था। इसमें भी ये व्यवस्था की गई, प्रोन्नति में जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शून्य दे दिया था। लेकिन इसके बदले में 16(4) जो आया था, ठीक है, वो 16(4) जो था इंदिरा साहनी के फैसले में जोड़ा गया था। वो इसमें राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए, नागरिकों के लिए, ठीक है, आरक्षण की शक्ति दी गई, यानी आरक्षण की व्यवस्था इसी के में की गई थी। और इसमें और भी है, जैसे क्रीमी लेयर की बात की गई, और 50% आरक्षण की अंतिम रूप से इसमें 50% आरक्षण है उसकी बात कर दी गई थी। तो ये इंदिरा साहनी फैसले थे, इसमें 2-3 बहुत ही डिसीजन लिए गए थे, काफ़ी व्यापक डिसीजन थे, जैसे कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा, ठीक, राज्य कर सकता है। दूसरी बात क्रीमी लेयर की बात इसी में आ गई थी। तीसरी बात अगर देखोगे क्रीमी लेयर की इसी में बात हुई। तीसरी 50% आरक्षण की बात इसी में हो कंप्लीट की गई कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये इंदिरा साहनी फैसला काफ़ी जजमेंट रहा है और काफ़ी अच्छा जजमेंट था, इसमें ये बात की गई। इसके बाद 2006 का आप देख लो नागराज वाला फैसला,
नागराज का फैसला, इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं उनको थोड़ा समझ लो। 2006 में आया था और इसके अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो जैसे प्रोन्नति में एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करते हुए, यानी कि क्रीमी लेयर है वो एससी एसटी कैटेगरी को भी इसमें मतलब कि देखा जाए लागू करते हुए इंदिरा साहनी को मतलब इन्हें उलट दिया था। प्रोन्नति के आधार पर एससी और एसटी जो आरक्षण था, एससी एसटी वालों को जो प्रोन्नति के आधार पर आरक्षण था उसमें जो क्रीमी लेयर थे, ठीक, उस क्रीमी लेयर को लागू करते हुए इन्होंने, ठीक है, उस पर लागू कर दिया था। किस पे? एससी एसटी कैटेगरी को। और वो लागू किस पे था? ओबीसी पर किया गया था और एससी और एसटी को वहां पर से बाहर कर दिया गया था। यहां आप देखोगे ये जो नागराज का फैसला है इसमें ओबीसी को इसी कैटेगरी में रखा था। किसमें? क्रीमी लेयर में, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी को क्रीमी लेयर से बाहर रखा गया। तो ये फैसला इसमें किया गया था। इसके बाद आता है जर्नैल सिंह बाद 2018 में, जर्नैल बाद 2018 का फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जो पिछले मैंने आपको फैसला एक बताया था कि प्रोन्नति के आधार पर, जो वरिष्ठता के आधार पर मैंने आपको बताया था 50वां संविधान संशोधन जो 2001 हुआ था, उस चीज को जर्नल सी में वो बरकरार रखा था, बरकरार। यानी कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक, तो उनको अगर प्रोन्नति दी जाएगी तो वो प्रोन्नति किस बेस पर दी जाएगी कि वो वरिष्ठता के आधार पर। और यही व्यवस्था जो है जर्नैल सिंह बाद 2018 में यही फैसले को बरकरार रखा था, ठीक, ये व्यवस्था की गई। और अब जो लास्ट एक फैसला और आता है, जैसे डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव जो पाटिल है, ठीक है, बनाम मुख्यमंत्री, 2021 का फैसला है। 2021 में एक आता है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री 2021, ये एक फैसला और आता है। और इस फैसले का आप देखोगे तो ये किससे संबंधित था? ये था मराठा आरक्षण को लेकर के। मराठा आरक्षण को आप देखोगे, अभी बीच में मुद्दा खड़ा था मराठा आरक्षण को लेकर के, तो उसमें आप देखोगे जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनकी जो 2018 की मतलब की डाटा के अकॉर्डिंग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो 2018 है, ठीक है, तो ये देखा जाए तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो 2018 था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी जो मराठा आरक्षण को लेकर के। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं मराठा में, तो उनको 2018 को सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर चुनौती दी गई थी, ठीक है। और इंदिरा साहनी फैसला को लेकर के भी चुनौती फिर दी गई, क्योंकि इंदिरा साहनी फैसला है वो 50% से ऊपर मतलब बात नहीं करते हैं। वो इंदिरा साहनी जो फैसला है, वो जजमेंट है, वो बरकरार रखना चाहते हैं, 50% से ऊपर नहीं होगा। अब ये मराठा आरक्षण को लेकर के अलग से व्यवस्था है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से ये पिछड़े हुए हैं, तो इनको लेकर 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर इंदिरा साहनी फैसले को भी चुनौती दी गई। ओके, लेकिन अंतिम रूप से क्या हुआ कि इनको जो आरक्षण देखो मतलब व्यवस्था थी, जैसे सामाजिक शैक्षणिक रूप से जैसे 12%, ठीक, और 13%, तो इनको क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इनको निरस्त कर दिया। तो इस आप देख सकते हो इस बेस पर आप, ओके। तो ये कुछ जजमेंट थे जो कहीं ना कहीं किससे जुड़ाव रखते हैं, ये आरक्षण की सुविधाओं से रखते हैं। अगर आप देखोगे तो उल्लंघन, तो अभी जो 50% आरक्षण सरकार किए हुए है, 50% आरक्षण किए हैं, तो अभी भी उल्लंघन होते हैं। लेकिन इससे पहले आप ईडब्ल्यूएस कोटा को और थोड़ा समझ लो। 10% जो आरक्षण आपने पीवी नरसिम्हा राव की व्यवस्था में हुआ था। देखो, पीवी नरसिम्हा राव जो सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव जो सरकार थी एक 1991 में,
इसमें दूसरी दो बातें की गई थी। पहली बात जो की गई थी 27% आरक्षण है, उसमें से वही लोग ओबीसी में आएंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। दूसरी बात थी 10% उच्च वर्ग जो सवर्ण लोग हैं उन वो आर्थिक रूप से सवर्ण लोगों में भी तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊंची कास्ट के हैं तो सब लखपति हैं, ऐसा नहीं है ना। तो 10% जो 10% जो लोग हैं जो गरीब हैं, ठीक, और सवर्ण लोग हैं, तो उनको 10% की सुविधा थी। और यही जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था 2019 में, देखना 2019 में 103वां संविधान संशोधन आता है, 103वां संविधान संशोधन आता है और इस संशोधन के तहत ये व्यवस्था की जाती है 10% आरक्षण की। और इसी को लेकर के बहुत सारी आप देखोगे तो विपक्ष के द्वारा भी बहुत सारी चुनौतियां उखाड़ दी जाती हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ओबीसी SC ST है, ठीक है, उनसे भेदभाव करती है। और यही व्यवस्था जो है, क्योंकि ये SC OBC ST है, कैटेगरी है, उनको आरक्षण की बात नहीं करते हैं, जनरल कैटेगरी लोग बात करते हैं। लेकिन हाँ, अगर SC OBC और ST ST कैटेगरी है, अगर इसमें फॉर्म फिल करता है तो उनको जो 27% 23% जो आरक्षण, सॉरी जो 27% आरक्षण उनको दिया गया है, राइट, तो वो आरक्षण फिर उनको नहीं मिलता है। तो वो डाल सकते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन फिर उनको 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। तो फिर आप समझ सकते हो कि OBC है, SC है और ST है, इन कैटेगरी को छोड़ करके 10% जो व्यवस्था की गई वो जो आर्थिक रूप से जो उच्च वर्ग के लोग हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं उनको 10% की ये सुविधा की गई, राइट। अब इसके लिए मानदंड दिए गए, इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां पेश की गई। इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां आप देखते हो कि विपक्ष उठाता रहता है कि इस भेदभाव कर रही है गवर्नमेंट, अवसर की समानता का विपरीत है ये, और ये SC OBC ST कैटेगरी को भी अलग करती है, भेदभाव है, तो ये तो लागू नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये 50% से आरक्षण की व्यवस्था ऊपर से प्लस में है, तो ऐसी भी बातें होती हैं। ओके, इंदिरा साहनी को चुनौती देते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये चुनौती पेश करती है। लेकिन एक बात यहाँ क्या कही थी कि विशेष परिस्थिति में न्यायालय ने खुद बात कही थी, विशेष परिस्थिति में आरक्षण जो है बदलाव कर सकती है, लेकिन 50% आरक्षण से ऊपर नहीं होगा। लेकिन उसमें विशेष परिस्थितियां आती हैं, तो इसमें आरक्षण की जो कैटेगरीज है इसमें कम ज्यादा कर सकती है। तो SC और ST के में देखा जाए तो इसमें आरक्षण को लेके थोड़ा बदलाव कर दिया गया है SC और ST कैटेगरी को, ठीक है। इनको किसी को 17% है तो 7.7 7.5% है, इस प्रकार के थोड़े प्रोविजन है। ओके, तो ये आप कर तो सकती है, अब क्या किया जाए, विशेष परिस्थिति में लेकर के ये बात की गई है। तो 50% जो आरक्षण कोटा है, ठीक है, उसे बरकरार रखने की तो सरकार निरंतर प्रयास करती ही है। तो ये 10% जो कोटा दिया गया है ये EWS को दिया गया है, यानी कि इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं या जिस सेक्शन में आते हैं, यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं, आर्थिक रूप से वीकर हैं, कमज़ोर हैं, तो उनको शामिल किया गया है। उनको लिए यहाँ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, ठीक है। तो उनको ये 10% आरक्षण की बात की गई। लेकिन इसमें कुछ मानदंड है, मानदंड जैसे कि 6 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो 6 लाख रुपए मतलब नहीं हो, मतलब 6 लाख रुपए जिनकी मतलब आय है, ठीक, वार्षिक आय, और वार्षिक आय में 6 लाख में सभी घर परिवार सब आ सकते हैं। बच्चा कोई भी बाहर कमाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या पिता हो, ऐसा नहीं कि पिता ही पिता की है। अगर पिता की संतानें हैं, ठीक, अब संतानें मतलब कि अभी परिवार एक सामुदायिक रूप में है, ठीक, पिता खत्म नहीं हुए हैं, उनकी संतान भले ही वो कितनी भी कमाती है, अगर 6 लाख है तो फिर उनको आरक्षण 10% के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें और भी प्रोविजन किए गए हैं, जैसे 5 एकड़ जमीन है उससे कम होनी चाहिए, तो 5 एकड़ जमीन यानी 25 बीघा से कम जमीन होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट है का फ्लैट है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट का जिनका फ्लैट है उनको शामिल नहीं किया गया है, उनसे ऊपर के लोगों को। साथ ही साथ और भी व्यवस्था की गई हैं, जैसे नगर पालिका है, ठीक, नगर पालिका है तो नगर पालिका के क्षेत्र में जिनका 100 गज का मकान है, ठीक, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये कुछ इसके मानदंड दिए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन जो मानदंड दिए गए हैं इनका फॉलो नहीं करता है तो वो फिर इनमें से कोई भी है, ऐसा नहीं है कि चारों इकट्ठे हों, ऐसा नहीं है। 6 लाख
जिनकी इनकम आय है उनको शामिल नहीं है, या 6 लाख आय नहीं है तो फिर 5 एकड़ अगर ज़मीन है तो भी नहीं शामिल होंगे, या ज़मीन नहीं है तो अगर ये तो होगा ही तो फिर वो भी नहीं शामिल होंगे, अगर ये नहीं है तो फिर 100 गज का अगर कहीं मकान है उनको तो वो भी शामिल नहीं होंगे शहर में, नगर निगम में। नगर पालिका जो क्षेत्र है, नगर पालिका के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वही क्षेत्र दिया गया है और उससे बाहर वालों को नहीं। ठीक है, तो ये 103वां संविधान संशोधन था। अब हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग की, जो 1993 में आया था। ठीक, 1993 में एक पिछड़ा वर्ग आया था, उसको थोड़ा समझ लो। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना हुई थी, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और उस समय ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये वैधानिक था। ऐसा था, ये वैधानिक था, यानी वैधानिक का मतलब है ये गैर संवैधानिक था, गैर संवैधानिक था, यानी कि इसे विधि द्वारा बनाया गया था। ठीक, विधि द्वारा बनाया गया था, राइट। अब बात आती है कि इसको संविधान का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो संविधान का इसको दर्जा दिया गया था 2018 में, संवैधानिक इसे दर्जा मिला था, संवैधानिक दर्जा इसे 2018 में दिया गया था। और संवैधानिक दर्जा के लिए कहीं ना कहीं संविधान में अनुच्छेद जोड़ना पड़ता है। ठीक, संविधान में अनुच्छेद जोड़ना पड़ता है। अगर आप इस संशोधन करते हो, ठीक, आर्टिकल में संशोधन करते हो, जोड़ते घटाते हो, तो संशोधन करना पड़ता है। और संशोधन करके ही किसी भी वैधानिक संस्था को या गैर संवैधानिक संस्था को आप संवैधानिक संस्था बना सकते हो। ठीक, तो इसको संवैधानिक संस्था फिर बनाया गया था 2018 में। और वो संशोधन जो हुआ था, 1 से 2वां संशोधन हुआ था, 1 से 2वां संशोधन, और 2018। तो इसके तहत अनुच्छेद जोड़ा गया 338B, और इसके तहत इसको क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और फिर आप देखते हो जो राष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 340 के तहत वो भी स्वतंत्र होते हैं कि उनको लगता है कि कोई वर्ग अगर पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए, पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए, तो वो आयोग गठित कर सकते हैं। तो वो 340 के तहत अलग राष्ट्रपति को पावर देते हैं कि वो, उनको लगता है कि या उनके पास ऐसी संकेत सूचियाँ या रिपोर्टें मिलती हैं तो वो समझते हैं कि हाँ ऐसा पिछड़ा वर्ग संबंधित कोई आयोग अलग से गठित करना चाहिए, तो उसको राष्ट्रपति को वो शक्ति देते हैं 340 के तहत। ओके, तो ये आप समझ सकते हो इसी के अंतर्गत। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी कि अनुच्छेद जो 16 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, अनुच्छेद 16 है वो कंप्लीट हो गया है। और EWS जो 10% है वो बरकरार है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को फिर से फैसला सुनाया गया था, तो उसमें 10% आरक्षण उसे बरकरार रखा है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 16 जो है कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा संविधान का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।